अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% इजाफा किया है। ये जो फैसला है ये मुल्क में बढ़ते हुए तजारती खसारे और महंगाई पर काबू पाने के लिए किया गया है। बकौल स्टेट बैंक के 1% इजाफे के बाद अब शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75 तक पहुंच गई है, जबकि तवक्को की जा रही थी कि शरह सूद 2% बढ़ाई जाएगी। पिछले माह भी शरह सूद में 1.5% इजाफा किया गया था। यूँ एक महीने के अंदर दूसरी बार शरह सूद में इजाफा करने से सरमायाकारी में यकीनी तौर पर कमी आएगी। जहाँ मुल्क में पहले ही डॉलर की कीमत बुलंद होने की वजह से सरमायाकारी में मंदी देखने को मिल रही है, वहाँ शरह सूद में इजाफे से मजीद इसमें कमी मुतवक्के है। अवाम पहले ही महंगाई और बेरोजगारी के हाथों तंग है, जबकि हुकूमत ने IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए IMF की ही शराइत पर 350 अरब के रुपए के सालाना रेवेन्यू हासिल करने के साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कस्टम्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और वफाकी दारुल हुकूमत के सर्विसेज टैक्स कवानीन नाफिज करने की मनसूबाबंदी कर ली है। इस पर फिर ऐसा महसूस होता है कि अवाम पर ये सारे टैक्सेस लगाकर हुकूमत की ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ IMF को राज़ी करने की है ताकि वो मुतमईन होकर हमें 1 अरब डॉलर की किस्त जारी करें। मगर IMF को राज़ी करते करते शायद अवाम को नज़रअंदाज करना पड़ रहा है। IMF को लेकर मिनी बजट लाने के बहाने न सिर्फ नए टैक्सेस की भरमार हो सकती है, बल्कि तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती और खुसूसी सिक्योरिटी इदारों के लिए ग्रांट्स में 50 अरब रुपए की कमी करने के लिए भी हुकूमत जो है ये तैयार हो चुकी है। जबकि सैकड़ों ऐसी आइटम्स की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है जिन पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा भी मुतवक्के है। ऐसे में शरह सूद को बढ़ाकर सरमाए की कदर को महंगा करना ये किस हद तक दुरुस्त फ़ैसला है, बेहतरीन फ़ैसला है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक दाऊद साहब आपका। रज़ाक दाऊद साहब, ये जो शरह सूद एक बार फिर बढ़ाई गई है, 1 महीने के अंदर अंदर 2 बार ये शरह सूद स्टेट बैंक बढ़ा चुका है। बकौल स्टेट बैंक के ये इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई के दबाव से निमटना है, इस पर हम काबू पा सकें, तजारती खसारे पर काबू पा सकें। और वो कह रहे हैं कि पायदार नमू हो और इसी को हम यकीनी बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि डिस्काउंट रेट बढ़ने से जो है वो महंगाई में कमी हुई हो। हमने तो ये देखा है जब जब ये रेट बढ़ता है, शरह सूद में इजाफा होता है, आपकी सरमायाकारी भी कम होती है, इन्वेस्टर ज़ाहिर है इन्वेस्ट करने में कोई खुशी महसूस नहीं करता, और दूसरा महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे आप लोग? नहीं, इस तरह से ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसका असर पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, इस वक्त तो नहीं है, लेकिन जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे ट्रेड बैलेंस को बेहतर करना है, और ये एक स्टेप जो नॉर्मल होता है ये हम लोग ने ले लिया है। मैं समझता हूँ इससे इसका फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्ट जो हमें बढ़े हैं, जिस तरह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमें इंपोर्ट से पैनिक नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो ज़्यादा तौर पर जो इंपोर्ट्स है वो है हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन पीने की अशिया भी तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। पाम ऑयल है, पिछले साल हमने चीनी भी इंपोर्ट की, हमने गंदम भी इंपोर्ट की। हमारी इंपोर्ट्स तो इन चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताऊं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, ये सबसे ये 3-4 करेंगे, पाम ऑयल, यही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तो यही हमारे इंपोर्ट्स इन एरियाज़ में चले गए हैं। जो मैं समझता हूँ हमारे अच्छे इंपोर्ट्स है रॉ मटेरियल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री चल रही है, और जो पिछले साल टर्फ स्टेट बैंक ने शुरू की थी, उसके तहत मशीनरी, कैपिटल गुड्स बेहद आ रही है, और मैं समझता हूँ वो भी हमारे सनत के एक्सपेंशन के लिए। कैसे चल रही है? गैस मिल नहीं रही है,
इंडस्ट्रीज वाले वैसे ही रो रहे हैं कि गैस की किल्लत है, गैस की लोड शेडिंग आप लोगों ने शुरू की हुई है। फिर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये 40 अरब डॉलर तक हो सकता है सिर्फ नवंबर के महीने के। अगर मैं फिगर्स आपको बताऊं तो ये 5 अरब डॉलर का हमें ट्रेड डेफिसिट सिर्फ नवंबर के महीने में था। करंट अकाउंट हमारा 14 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जब हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हम अपनी एक्सपोर्ट्स हमारी ज़ाहिर है बढ़ेंगी नहीं, तो ये डेफिसिट तो कम नहीं होगा। नहीं है, लेकिन ये आपने अभी कहा कि गैस नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी। ये बात सही है, लेकिन मैं आपको ये आज भी हमारी मीटिंग में डिस्कशंस हुए कि इस वक्त अभी दिसंबर का 15 तारीख कल आने वाला है, और इस वक्त हमारी जो गैस की मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक चल रही है। मुझे इंडस्ट्री से ये नहीं पता लगा कि लार्ज स्केल गैस कट हुआ है, नहीं हुआ। अच्छी, इट इज़ रीजनेबली वेल मैनेज, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तरह से रहे तो इस विंटर आराम से गुजर जाएगा। तो आई एम नॉट टू मच वरीड। इस इंडस्ट्री को इंशाल्लाह और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ये मैनेज कर रही है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। अच्छा रज़ाक दाऊद साहब, एक और चीज़ आपने ये कहा था कि आईटी रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है इसको भी हम बढ़ाएंगे। इंडिया की अगर आप आईटी रिलेटेड एक्सपोर्ट देखें तो वो 100 बिलियन की है, हमारी तकरीबन 2.2 बिलियन के करीब है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? ओके, पहली बात तो ये है कि देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने लेट स्टार्टर्स है, लेकिन इस वक्त जहाँ हमारे एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, वो है आईटी में। 47% ग्रोथ था पिछले साल, अभी 2.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। मैं एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर्स के बारे में बात कर रहा हूं कि, और इस साल करंट ईयर में हम लोग समझते हैं कि यह 50 से 60% हमारे एक्सपोर्ट भर जाएंगे। और जो फिगर्स मुझे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन ट्रैक, बिल्कुल सही जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट है जून तक, दोनों गुड्स और आईटी, वो बिल्कुल अभी हमारी एक्सपोर्ट क्या है? 25 मिलियन डॉलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बांग्लादेश में ये 50 बिलियन डॉलर तक इसको टच करने वाला है। दरामदात हमारी हैं 60 मिलियन डॉलर, 40 मिलियन डॉलर का डेफिसिट है। इस फर्क को बहुत बड़ा फर्क है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे आप लोग? नहीं, इस वक्त जो डेफिसिट है ना, इस वक्त ओवरऑल डेफिसिट मैं आपको बता दूं, वो ओवरऑल डेफिसिट है, वो है तकरीबन 11 बिलियन डॉलर। अच्छा, ये 5 महीनों में तो जून तक कैसे ओवरकम करेंगे इतना आप? जून तक तो हमारा ये टारगेट है कि हम लोगों ने इसको मैक्सिमम वो हो जाएगा 25 बिलियन, लेकिन इसके साथ साथ 25-30 बिलियन 35 तक भी जा सकता है। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके बाद हमारे पास इस वक्त होम रिमिटेंसेस के तकरीबन 30 बिलियन का तो हमारे होम रिमिटेंसेस होंगे। प्रेशर है, लेकिन मैं समझता हूँ इतना प्रेशर नहीं होगा आइंदा महीनों में। इसलिए एक और चीज़ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ब्रेंट के प्राइसेस कम हो रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने और मज़ीद वैक्सीन का इंपोर्ट नहीं करेंगे और मज़ीद फूड का नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह जनवरी से जून तक प्रेशर हमारे पास इंपोर्ट के ऊपर। अगर ज़रूरत पड़ेगी वो तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब जो एक नई वेव आई है ओमिक्रॉन की,
केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो वैक्सीन की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो कैसे हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे? इसमें कोई शक ही नहीं है कि वैक्सीन और मज़ीद इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वैक्सीन का एक और चीज़ है कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग वैक्सीन के लिए, तो हमें इंटरनेशनल फंडिंग मिल जाएगी। अच्छा। तो वो तो जाहिर है हम लोगों ने जिस तरह से हम लोगों ने कोविड को मैनेज किया है वो बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ इसी तरह से रहेगा। और वैक्सीन की ज़रूरत है तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और उसके लिए तो फाइनेंसिंग मिल जाएगी। मुझे ये बताना है कि जहाँ इम्पोर्ट्स की तो काफ़ी बात हुई है, जहाँ तक हमारे एक्सपोर्ट्स है, लोग यही हमेशा यही बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो वैल्यू में बढ़ रहा है और क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वैल्यू में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और क्वांटिटी में भी। अच्छा। ये मेरे सामने फिगर्स है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हमेशा इन सारे कैटेगरीज में सिवाय कॉटन यार्न में हमारा जो एक्सपोर्ट है क्वांटिटी में कम हो गया है। क्वांटिटी में कम हो गया है, वैल्यू में ठीक है, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। इसलिए कि जितना हमारे कॉटन यार्न एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो जा रहा है लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट में जब जाता है तो हम वही यार्न से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। रज़ाक दाऊद साहब, आप क्या समझते हैं किन प्रोडक्ट्स की हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, किन गुड्स में सर? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि हमारा वी आर टू डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल, तो हमें और एरिया ढूंढ रहे हैं। और इस वक्त फार्मास्यूटिकल सबसे आगे है, और जो अच्छी बात है कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट अच्छी तरह से जा रहा है, और इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ये सब हमारे लिए। इसलिए हमारी पॉलिसी यही है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन के पीछे जाना है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेफिनेटली इस वक्त हो रही है। हमारे जो एक और हमारी पॉलिसी है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन जियोग्राफिकली। आपको पता है मैं अभी चंद दिन पहले नाइजीरिया गया था। हम लोग गए हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अभी अफ्रीका। तो ये नए फील्ड खुल रहे हैं, और हम लोग इंसेंटिव भी देंगे। आप लोग नॉन ट्रेडिशनल जियोग्राफिकल लोकेशंस में जाओगे तो आपको मज़ीद। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डॉलर 180 तक पहुंच गया है, क्या इसकी वजह यही है कि हमारी इंपोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गैप फिल नहीं हो पा रहा, या इसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी कहा जाता है कि डॉलर अफगानिस्तान बहुत स्मगल हो रहा है? क्या सबसे बड़ी वजह है? ये कई रीजंस है, स्पेकुलेशन भी है, लेकिन जो इस वक्त डेफिनेटली प्रेशर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आइंदा 3-6 महीने में मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि ये कंट्रोल में आ जाएगा, और हम लोग और भी स्टेप्स कैसे कंट्रोल में लेके इंपोर्ट्स आप लोग अपनी कम कर देंगे? ज़ाहिर है जब आपको इतनी इंपोर्ट करनी है उसके लिए डॉलर की भी ज़ाहिर है आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्या करेंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे आप लोग? नहीं, इंपोर्ट्स के ऊपर डेफिनेटली कम तो करेंगे, कोशिश तो यही होगी कम होगी, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा जहाँ तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जहाँ तक कैपिटल गुड्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहे हैं, वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। और यही तो इसको जो हमारे पास एरिया है मैनेज करने के लिए वो है कंज्यूमर गुड्स। वहाँ हम लोग थोड़ा बहुत
स्टेप्स तो ले लिए हैं, लेकिन और मज़ीद स्टेप्स लेना है टू कंट्रोल दी। लग्जरी आइटम्स में आप लोग क्या कंट्रोल करेंगे? इस पे बड़े पैसे लग्जरी आइटम्स है, एक्सपेंसिव कार्स के ऊपर है, ये लेकिन जो अमाउंट है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते कि कोई बात नहीं, जितना भी हो सके वो अच्छा है। लेकिन जो मेन कैटेगरीज है ना हमारे, वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि ब्रांड प्राइसेस हैव कम डाउन, तो लगता तो यही है कि आइंदे महीने में और बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइसेस सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कह रहे हैं। नाज़रीन, एक महीने के अंदर दूसरी बार शरह सूद में इजाफा किया गया है। ज़ाहिर है ये जो सिचुएशन है, ये जो बिजनेसमैन क्लास है उसके लिए मुश्किलात यकीनन इससे पैदा होंगी। इसी पर मुझे बात करनी है। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम डेडी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम साहब आपका। अकील साहब, ज़ाहिर है बिजनेसमैन के लिए तो मार्कअप बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आप भी बहुत बड़े इन्वेस्टर है, तो क्या ये स्टेट बैंक तो ये जवाब दे रहा है कि हम तो इससे महंगाई को और तिजारती जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? देखिए, जो महंगाई की बात हम कर रहे हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की कर रहे हैं, वो तो जिस दिन आपका टी बिल का ऑक्शन हुआ था उसी दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था। हाँ। और आज तो फॉर्मेलिटीज थी जो पूरी की गई है, अदरवाइज तो आज एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा थी। लेकिन हम दूसरी तरफ स्टेट बैंक के उस बयान को खुशाइन समझते हैं जो वो ये कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, उन्होंने बैंकों के हवाले से जो बात की है कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह लास्ट टी बिल ऑक्शन हुआ था और बैंकों ने काफी हायर साइड पे ऑफर की थी, तो स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि हम बैंकों को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ जो बयानात हैं सेंट्रल बैंक के वो बहुत अच्छे हैं, और ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है जो कि इस वक्त 10.25% के करीब है पॉलिसी रेट। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपका टी बिल 11.5% पे ट्रेड कर रहा है, और इस बयान की वजह से जो स्टेट बैंक ने जो बयान हुकूमत का रेट है ना, जब बैंकों का भी जब रेट इसमें शामिल होगा तो 13-14% तक पहुंच जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टी बिल और पॉलिसी रेट तकरीबन एक जैसा ही होता है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ये बड़े अरसे के बाद हमने टी बिल को इतना ऊपर लेवल पे ट्रेड होते हुए देखा और पॉलिसी रेट को काफी नीचे देखा। उमूमन ये चीज होती नहीं है। टी बिल क्योंकि जारी बात है वो गवर्नमेंट नहीं लेने होते हैं, वो सबसे सिक्योर पैसा होता है लेंडिंग का। तो जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो टी बिल में होती है या PIBs में होती है। इसके अलावा तो वो ज्यादातर लैंड करते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से कोई हाउसिंग साइट पे गवर्नर साहब ने प्रेशर डाल के थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करवाई होगी, अदरवाइज तो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट और बैंकर आमने सामने ही खेलते रहते हैं। प्राइवेट लैंडिंग तो बहुत कम होती है पाकिस्तान में। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो फॉर्मेलिटीज आज हुई है जो कि 1% बढ़ाया, ये तो हम समझ रहे थे इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब भी टी बिल 11.5% था तो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम पॉलिसी रेट 10.5% हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि आज स्टेट बैंक ने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है, और वो शुरू में 2 का बता के तो आप लोगों को 1 पे राजी कर लिया ना, इसीलिए शायद इतना रिएक्शन नहीं आया। और वैसे भी बड़े बिजनेसमैन को तो शायद इतना फर्क ना पड़ा हो। मेरी आज 4-5 लोगों से बात हुई, छोटा बिजनेसमैन परेशान है इससे, जिसने कर्ज लेकर बैंकों से कारोबार शुरू करना है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा रेट है ना ये। 1 महीने में 2 बार आपने बढ़ा दिया है। आपको पाकिस्तान में कोई बैंक ऐसा मिलेगा ही नहीं जबकि छोटे बंदे को बैंक के अंदर भी घुसने दे रहे होंगे। पाकिस्तान में इस तरह लैंडिंग होती नहीं है। पाकिस्तान में तो ये 20, 25, 30 लोग होते हैं जिनको बैंक लैंड करता है। इसके अलावा तो आप उठा के
चेक कर लें, उनका सारा बैलेंस शीट निकाल के आप देख रहे हैं किसने कितने बोरिंग किए हुए हैं, उसमें आपको 20 से 25 लोग मिलेंगे ज्यादातर, इससे ज्यादा लोग आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो छोटे लोग हैं, ठीक है, इंटरेस्ट से उनको इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन दूसरी तरफ सेविंग के रेट भी बढ़ाने से उनका बेनिफिट भी होता है। लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि टी बिल के रेट नीचे आएंगे स्टेट बैंक के बयान से, और टी बिल जारी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीदती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है, जो स्टेट बैंक ने जो बयान दिया है, पॉलिसी बयान दिया है, वो अच्छा बयान है, जिसकी वजह से हम हो सकता है कल टी बिल के रेट को 10.5% पे होता हुआ देखें, क्योंकि कल टी बिल का ऑक्शन भी है। तो उस ऑक्शन में भी हम समझते हैं कि अब शायद वो उस हायर साइड पे ऑक्शन नहीं होगा जो पीछे हो चुका है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी फोकस करेगी कि इस तरह का ऑक्शन ना हो। मैं समझता हूँ वो भी नपी तुली बैठी हुई है कि कोई बैंक अब उनको ज्यादा परेशान ना करे। और ये मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी रेट के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये रेट क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस था, इसको बढ़ना तो था ही। सही, क्योंकि आपके जब टी बिल इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये पॉलिसी रेट का नीचे रहने, तो डॉलर का इस तरह बढ़ना, इतनी ऊंची उड़ान, ये भी ऑब्वियस है, ये कहाँ जाके रुकेगा? ये जो आप बात कर रही है ना, ये मैं समझता हूँ ये स्टेट बैंक से कोताही हो रही है, और ये किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। आपका रुपये का डिवैल्यू होना ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। हम जो ये कह रहे हैं कि कमोडिटीज दुनिया में बढ़ी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कमोडिटीज की प्राइस अब नीचे भी आना शुरू हो गई है, लेकिन आपका रुपये डिवैल्यूएशन की वजह से आप उस महंगाई से बाहर निकलने में आपको मुश्किलात आएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि सेंट्रल बैंक अगर रुपये के हवाले से वो सही तरह, मैं समझता हूँ कम्प्लीटली रुपये को रोकने में फेल हो गया है, और इनको बहुत ज्यादा कोशिश दरामदाद इसकी बहुत बड़ी वजह नहीं है, देखें है, लेकिन आप ये भी देखें आपका रेमिटेंस अच्छा है, लेकिन आपका इंपोर्ट का बिल सिर्फ एक महीने का $8 बिलियन लास्ट टाइम आया था, और ये 6 बिलियन से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी जो आप मिनिस्टर साहब बातें भी कर रहे थे, तो आपने सही कहा था कि ये लग्जरीज वगैरह पे हमें फोकस करने की जरूरत है, इसको आपको रोकने की जरूरत है। और ये भी बिल हमारा काफी बड़ा है, 3 बिल है जो हायर साइड पे आए। एक तो आपका वैक्सीन का जो बिल था, वो तो हमें बहुत लंबे अरसे तक तो इंपोर्ट नहीं करनी है, तो उससे तो हम जल्द बाहर आ जाएंगे। सेकंड आपका जो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम भी जाहिर बात है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस ऑल टाइम हाई पे चली गई थी। ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, पिछले दिनों 1.5 साल के हाई पे थी, तो उससे हमें थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, और अब वो प्राइस नीचे आई है। तीसरा हमारी कार इंपोर्ट का भी बढ़ी थी। तो ये सारी चीजों से आपको बचने की जरूरत है, और ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसके ऊपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और ये ट्रेड डेफिसिट के साथ करंट अकाउंट भी आप डेफिसिट अफोर्ड नहीं कर सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन एकेटी ग्रुप अकील करीम ढेडी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीटीआई के साबिक सीनियर रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयान को नज़रअंदाज करने की नसीहत की, और साथ भी खुद भी बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन दिया। फवाद चौधरी ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में क्या कहा, ज़रा आप देखिए। वजीउद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं, जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि इससे एक दिन आप जैसे दोस्त जो हैं वो सवाल कर लेंगे, नाम शाम आ जाएगा। इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, तो इस बहाने है कि आप लोगों की तवज्जो आ जाती है, तो इन मसखरों पर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती। चंद रोज़ पहले नाज़रीन जस्टिस वजीउद्दीन ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान दयानतदार आदमी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान का बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन और दीगर अफराद माहाना 30 लाख रुपए दिया करते थे, जो बाद में 50 लाख माहाना कर दिया गया। ये हमें याद है कि जस्टिस वजीउद्दीन को 2015 में पीटीआई के पार्टी इंतखाबात में धांधली पर जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक को और पार्टी से निकालने की सिफारिश करने पर इमरान खान ने खुद इन्हें ही पार्टी से निकाल दिया था, हमें अच्छी तरह याद है।
अब एक अरसे के बाद एक मरतबा फिर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने ऐसा बयान दिया है जिसे बज़ाहिर तो वफाकी वज़रा नज़रअंदाज करने या ना अहमियत ना देने की बात कर रहे हैं और अजीब अजीब अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ख़ुद इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन करें वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, यही बात किसी नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया होता, उनके किसी पार्टी के साबिक रुकन ने, या पीपल्स पार्टी पर जरदारी साहब पर किसी भी लगाया होता, आप लोगों ने वावेला मचाया होता। क्या आप लोग जवाब दें इन इल्ज़ामात का? आप लोग इन इल्ज़ामात का जवाब देने की बजाय इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं जैसे आप लोगों के लिए कोई बात ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इससे प्राइम मिनिस्टर की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उठता है, फ़र्क भी पड़ता है। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट इस वजह से है कि वो जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त ना तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, ना ही उनके पास कोई ऐसा ही सरकारी जिम्मेदारी थी, और जिन अशखास की बात वो कर रहे हैं, जिनका हवाला दे रहे हैं, वो भी किसी सरकारी मनसब के ऊपर जो है वो कोई फायज नहीं थे। और सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी तनकीद करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे जो उनके बदतरीन मुखालिफ भी हैं वो उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर कोई बात नहीं करते। आज सवाल ये है कि बात वो शख्स वो कर रहे हैं कि जिन्होंने शायद मेरे ख्याल में कभी किसी जगह के ऊपर कोई ईंट भी ना लगाई हो। इमरान खान तो जो है वो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो चैरिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं कैंसर का, जहाँ पर लोगों का 70% इलाज फ्री होता है। 3 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नमर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जब जब उन्होंने कौम को अपील दी, कॉल दी, तो लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन हमें इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपना इत्मीनान देते हैं। हमें इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फारूक हबीब साहब, कर लें। एक मिनट मुझे मुकम्मल तो कर लेने देना, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। तो बुनियाद ये है कि जब किसी शख्स की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इतनी मजबूत होती है तो लोग जो है उसके नाम के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद के ऊपर पैसा फराहम करते हैं किसी भी इदारे को। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि इमरान खान वो पाकिस्तान के अंदर वो फिलांथ्रोपिस्ट हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है, जिनको लोग उनकी उसी ईमानदारी, दयानतदारी की बुनियाद के ऊपर पैसा फराहम करते हैं। दूसरा आर्गूमेंट मेरा क्या है जो इनकी बात को सेटिसाइड कर देता है, इस मुल्क के अंदर आज तक जो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की और शफाफियत की, आज तक करप्शन की किसी ने बात ही नहीं की थी। इस इशू को तो रेलिवेंट ही इमरान खान साहब ने बनाया। तो अगर उनका मामला तो ऐसा होता तो वो कभी ऐसी बात करते ही ना, या उसको इतनी वो हाई पे ना लेके जाते। तो लिहाजा ये टोटली इररेलेवेंट चीजें हैं। इररेलेवेंट इसलिए नहीं है, हमें इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इल्जामात एक ऐसा शख्स लगा रहा है। जब आपको याद है 2015 में पार्टी इंतखाबात हुए थे, उसके बाद उस पर बड़ी शिकायत, बड़े सवालात भी उठे थे कि वोट खरीदने के लिए परवेज़ खटक साहब ने पैसा लगाया, जहांगीर तरीन ने पैसा लगाया और एक कमीशन तश्कील दिया गया। उस कमीशन के सरबराह थे जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब। जब उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश की, उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद करने के बजाय उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। तो कोई इतना सादा, इतना आसान मामला नहीं है जिसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। उस वक्त बनाया भी कमीशन इमरान खान साहब ने, सरबराह भी उन्होंने लगाया, बाद में उनकी सिफारिशात पर अमल भी नहीं किया। आज अगर जब वो कोई बात कर रहे हैं उसे आप लोग बिल्कुल सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। नहीं, देखें, फिर मैं आपको कहूँगा ना, देखें, इल्ज़ाम वो होता है जिस इल्ज़ाम का कोई इम्पैक्ट हो ना, कोई इम्पैक्ट हो, कोई सरकारी ख़जाने के ऊपर कोई इम्पैक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके वो आई विटनेस हैं, क्या वो अपने हाथ से जाके पैसे पकड़ के जाके वहाँ पर अखराजात अदा किया करते थे? जब ऐसी बात नहीं है तो वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब का को अपना ज़ाती गुस्सा है, ज़ाती कनाद है, वो ये चाहते थे, सुन लेना जरा, सुन लें, वो ये चाहते थे कि उम्र के वो जिस हिस्से में हैं वो ये चाहते थे कि जो बात उन्होंने कह दी, जो बोल दी, वो हतमी हो गई, वो पत्थर पे लकीर हो गई। वो इमरान खान साहब जिन्होंने 22 साल से स्ट्रगल करके एक नजरिए के साथ इस पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं, वो समझते थे कि वो उनसे भी बालातर हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर सरबराह नहीं उनको लगाना चाहिए था ना जनाब, वो भी हमारी ही जमात कमीशन का सरबराह बना दिया तो उसकी बात सुनने के भी तो आप लोग पाबंद है ना। सुन लें,
एक मिनट जरा सुन लें ना, सुन लें। देखें, वो तो आप जो बात कर रही हैं वो बड़ी पुरानी बात कर रही हैं, उसके थोड़े हकाइक इससे फर्क है। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ ना। बुनियादी तौर के ऊपर तो उनके बयान के ऊपर कोई ना अहमियत है, ना कोई वजन है, ना उसकी कोई रेलिवेंसी है कि इसके ऊपर मैं आपके साथ बैठ के एक पूरा शो जो है वो इसके ऊपर कर दूं। मैं तो ये भी नहीं इस काबिल समझता हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट इसलिए है ना ही मुझे उनकी जात के ऊपर, शख्सियत के ऊपर को बात करनी है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें पता है इमरान खान साहब दयानतदार हैं, उन पर 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन जब एक साबिक रुकन ये उठकर बात करता है और जब ये पता हो कि उस रुकन की बात इसलिए नहीं सुनी गई थी क्योंकि उस वक्त जहांगीर तरीन इन पर पैसा खर्च करते थे, परवेज़ खटक इन पर पैसा खर्च करते थे, जब सिफारिश की गई इनको पार्टी से निकाल दो तो डर ये पैदा हो गया कि इनके तो अखराजात ये करते हैं, कैसे इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जनाब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको अलहदा तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। अच्छा, एक मिनट मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान ने तो, जहांगीर तरीन तो पार्टी में 2011 में आए हैं। उससे पहले पार्टी कौन चला रहा था? उससे पहले इमरान खान अपने अखराजात कहाँ से कर रहे थे? देखें, फॉर गॉड सेक, एक चीज़ को उधर से इधर पकड़ के लगाना बड़ा आसान काम है। अल्लाह ताला ने इमरान खान को इतना नवाजा हुआ है कि वो अपनी हाका हलाल की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, और ना ही उनके को इतने लंबे चौड़े अखराजात हैं कि उनको इतने पैसों की ज़रूरत हो जिनकी ये जिक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जहाँ पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म बनते साथ उन्होंने अपने स्वाबदीदी फंड्स को ख़त्म किया, डिस्क्रिशनरी फंड्स को ख़त्म किया। जो उनका पिछले 3 साल का अप्रूव्ड बजट था 3-3.25 अरब रुपए का, उससे भी उन्होंने 1 अरब 10 करोड़ रुपए कम अखराजात किए वज़ीर आज़म हाउस के, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के। बनी गाला आज भी उनका घर जो है वो कैंप ऑफिस नहीं है वज़ीर आज़म का, यहाँ 5-5 कैंप ऑफिस होते थे। वो इमरान खान जो कमर, एक मिनट आप रुक जाए, वो इमरान खान जो कि बड़ा 777 जहाज नहीं लेके जा रहा, जो कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर अमेरिका चला जाता है, वहां पर एम्बेसडर के घर पे रहता है, 7 स्टार होटलों में नहीं रहता, बड़ी बड़ी लेमोजीन्स में नहीं फिरता, उसकी दयानतदारी के ऊपर जो है वो जस्टिस वजीर ने एक बात कर दी तो उसकी दयानतदारी इनको क्वेश्चन हो गई। जस्टिस वजीर किसी के कहने पर कर रहे हैं ऐसे वक्त आप फैक्ट्स देखें, इमरान खान का कंडक्ट देखें। चले, इतने अरसे के बाद वो बोले तो इसका मकसद क्या है? कोई साजिश है उनके खिलाफ? क्यों कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ को नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? देखें, बात ये है कि वो तो किसी टीवी चैनल पे ऊपर किसी प्रोग्राम के ऊपर आपके किसी साथी एंकर को जो है वो कोई गेस्ट उस दिन नहीं मिल रहा होगा, तो उन्होंने कहा चले इनके साथ प्रोग्राम कर लेते हैं, उन्होंने इनके साथ प्रोग्राम कर लिया। अब जो टीवी पे आएंगे तो ना तो उनकी कोई जिम्मेदारी है ना कोई और चीज़ है, तो वो जो मर्जी बोलते रहे तो वो क्या रेलिवेंट हो जाएगा। आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, बात करनी है फिर फैक्ट्स के साथ करें ना, कोई डॉक्यूमेंट्स लें, बात कर लें। जब आप मेरे प्रोग्राम में फारूक हबीब आके बैठे वो भी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे कोई चीज ही नहीं मिली आज तक। मेरे प्रोग्राम में जस्टिस रिटायर्ड वजीरुद्दीन आके बैठे वो भी काबिल एहतराम है। सब काबिल एहतराम है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हो या ना हो। देखें, मैंने तो पहले आपको ये कह दिया कि मुझे उनकी ज़ात के ऊपर किसी किस्म की जो है वो कोई बात नहीं करनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए फारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान ज़ोर पकड़ता जा रहा है और इसकी वजह एक ही है और वो है मुआशी बहरान। अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर अमेरिका के पास थे जिन्हें तालिबान हुकूमत के बार बार मांगने के बावजूद अमेरिका जो है ये आज भी देने से इनकारी है। अब आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों में से 28 करोड़ डॉलर इमदादी एजेंसियों को मुंतकिल करने की हिमायत की है। वर्ल्ड बैंक ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान का ये जो पैसा है ये तालिबान हुकूमत की बजाय बराह रास्त आवाम को दिया जाए और इसी वजह से गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग में तकरीबन 50 करोड़ डॉलर इंसानी इमदाद की मद में देने का फ़ैसला भी किया गया। जबकि गुज़श्ता दिनों अफ़गान तालिबान ने अमरीकी हुकाम को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मत्तकी ने कहा कि अफ़गानिस्तान का इस वक्त सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो माली मुश्किलात का है, जिसकी वजह अमरीका का हमारी आवाम
अवाम के असासों पर कब्जा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका उनके मुंजमद असासे बहाल कर देता है तो हमें किसी और मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अफ़गानिस्तान को जो दरपेश मुआशी चैलेंजेस हैं इन पर भी काबू हम पा सकते हैं। साथ ही तालिबान ने अमेरिका को ये भी कहा कि अगर असासे बहाल नहीं किए गए तो अफ़गानिस्तान की मुआशी बहाली दूसरे आलमी ममालिक की मुश्किलात का भी बायस बन सकती है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के तकरीबन 4 करोड़ आवाम को इस वक्त शदीद सर्दी में खुराक की किल्लत का सामना है। मुआशी बहरान बदतरीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और दुनिया अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ और दहशत गर्दी के ख़ात्मे पर आलमी कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकराती कमेटियों में शमूलियत कर रही है। मगर अफ़गानिस्तान में जो जारी इंसानी अलमिया है, दुनिया इससे भाग रही है, इससे नज़रें चुरा रही है। अफ़गानिस्तान में मौजूद करोड़ों इंसान अगर किसी सानहे से दो चार होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसी पर मुझे बात करनी है। साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अवाम तक पैसा पहुँचे, उनके जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जा सके, लेकिन वो डायरेक्ट तालिबान को नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट आवाम को दिए थ्रू NGOs। क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है? देखिए, सब कुछ जो हो रहा है अमेरिका की इमा पर हो रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत कामयाब हो। हाँ। उन्होंने 9.2 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान के अपने बैंकों में मुंजमद कर दिए हैं, उनको रोक दिए हैं। और वर्ल्ड बैंक और IMF से भी यही कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को पैसे मत दें, लेकिन वहाँ जो NGOs और जो UN के डिपार्टमेंट्स हैं उनको बराह रास्त पैसे अब दे दें। ये तो उनको बराह रास्त पैसे देना भी तो अच्छी बात है, लेकिन जो हुकूमत तनख्वाह नहीं दे सकती तो वहाँ पे तो खलफशार होगा, वहाँ पे तो क्राइसिस जन्म लेगा। 3 महीनों से अगर आप किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको ये एहसास नहीं है कि अफगानिस्तान की पुलिस डिसइंटीग्रेट हो गई है, उनको ये एहसास नहीं है कि अफगानिस्तान की फौज डिसइंटीग्रेट हो गई है, उनको ये एहसास नहीं है कि 70% अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको ये एहसास नहीं है कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं और उनमें से कोई 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो तो उनके लिए तो सामने उनको कहत दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि अमेरिका अगर सिर्फ तालिबान को टफ टाइम देने के लिए सारे इकदाम कर रहे हैं, उनके जो पैसे हैं, उनके जो मुंजमद असासे हैं उसको रिलीज नहीं कर रहा है, तो फिर दुनिया में जो अफगानिस्तान में ख़वातीन को हुकूक के लिए कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, तो क्या सिर्फ इसे एक ड्रामा समझा जाए? देखिए, वो तो अपने अवाम के लिए है, उनके पॉलिटिकल मकासद हैं, वो तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो इतने लिबरल हैं और इतने वो प्रो डेमोक्रेसी हैं और इतने वो ह्यूमन राइट्स के इतने बड़े चैंपियन हैं। लेकिन आप देखें कि उनके पास जवाज़ क्या है तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज न करना, उनके पास कोई एक रीजन नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि आज भी उन पर 9/11 के जो मुतासरीन हैं, जो उसमें मर गए थे, जो हलाक हो गए थे 9/11 के वाक़े में, उनके जो अहले खाना है, उनके लवाहिकीन का आज भी प्रेशर है कि जिन लोगों की वजह से हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए, आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और सबसे बढ़कर फिर आप उनको इमदाद भी दे रहे हैं। ये भी अमेरिका समझता है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर है आज भी उन पे। 9/11 के वाक़यात में जो 19 लोग थे उनमें से कोई अफगान नहीं था, उनमें कोई एक अफगान नहीं था। कोई 9/11 के जो वाक़यात हैं उनका कोई एक लिंक तालिबान की हुकूमत से आप नहीं जोड़ सकते। अगर आप जोड़ सकते हैं तो ओसामा बिन लादेन तो तालिबान की हुकूमत में उससे पहले 5 महीने पहले जलालाबाद आ गया था, सूडान ने उनको निकाल दिया था, उन्होंने वहाँ पनाह ली थी। तो उसकी वजह से आप तालिबान की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो ये तो बिल्कुल एक गलत एजम्पशन है। असल बात यह है कि वो तालिबान से बदला लेना चाहते हैं अपनी शिकस्त का, और बदले की सूरत उन्होंने यही निकाली है कि उनको माशी तौर पर इतना कमज़ोर किया जाए कि जो लोग वहाँ से भाग गए हैं वारलॉर्ड्स, वो दोबारा आएं और रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करें, और उसके बाद तालिबान उनके पाँव पड़े कि आकर हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। ये कभी होने वाली बात नहीं है। पहले भी उन्होंने गलतियां की और अब दोबारा एक बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को साथ इस बात का भी अदराक है,
ये रियलाइजेशन है कि माजी की तरह अगर तालिबान अब भी तनहा रह गए या उन्हें तनहा छोड़ा गया तो मुस्तकबिल में एक और 9/11 जैसा वाकया हो सकता है। तो इतनी बड़ी रियलाइजेशन के बगैर फिर जानबूझकर अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है, अगर ये खदशा है कि दोबारा ऐसा इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। ज़रा भूख तो बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। देखिए, अमेरिकन इंटेलिजेंस को अच्छी तरह मालूम है कि 9/11 के वाक़यात में तालिबान का कुछ हाथ नहीं था, कोई हिस्सा नहीं था, न डायरेक्टली, न इनडायरेक्टली, न कोवर्टली, न ओवर्टली। ये जो उनको इस वक्त तंग किया जा रहा है और मुल्कों से कहा जा रहा है बशमूल पाकिस्तान के, और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उनकी बात मान रहा है दर पर्दा कि तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करने में जल्दी न करें, तो ये तो वो बदले लेने वाली बात है। वरना 9/11 के वाक़यात को जो आपने कहा कि उसको कोई रिपीट कर लेगा, वो तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न तालिबान का उसके साथ कोई ताल्लुक है, न तालिबान को उनकी फिक्र थी, न तालिबान को उसे कोई फ़ायदा पहुंचा। तो 9/11 के वाक़यात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक है, इसलिए कि लोग जो हैं पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं रिकग्निशन के मामले में, रीजनल ममालिक, और पाकिस्तान वाशिंगटन की तरफ देख रहा है, और चीन भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान में मुहाजिरीन भी हैं, पाकिस्तान में अफगान पाकिस्तान अब वाशिंगटन की तरफ देख तो रहा है, लेकिन हम तो अब चाइना की वजह से अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। डेमोक्रेटिक जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, उससे पहले एब्सोल्युटली नॉट। आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो खुद रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, हम उस मुल्क का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अमेरिका चाहेगा कि वहाँ के मसाइल ख़त्म हो, अफगानिस्तान के और पाकिस्तान का उसमें साथ दिया जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में तो पाकिस्तान ने शिरकत न की, अच्छा फैसला किया। उसकी वजह यह है कि ताइवान को उन्होंने इनवाइट किया, तो ताइवान तो चाइना तो उसको अपना हिस्सा समझता है, तो अगर आप ताइवान को इनवाइट करेंगे तो और उसमें पाकिस्तान भी शिरकत करेगा, इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान भी उसको पॉलिटिकल सीन को पाकिस्तान तस्लीम करता है, इसलिए पाकिस्तान ने अपने आप को अलहदा कर दिया। और वैसे भी आप देखें कि अमेरिका का तो हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है साउथ चाइना सी के हवाले से, तो पाकिस्तान तो अब चाइना की तरफ मजीद झुकेगा, पाकिस्तान तो मजीद चाइना की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। और जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज चली गई तो एक बड़ा धचका लगा, और चाइना अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर की तरह उभर रहा है सारे रीजन में, और मुस्तकबिल में यहाँ अमेरिका के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अमेरिका ये सब कुछ देख रहा है, इसलिए वो ये समझता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत फेल हो जाती है तो इसके असरात सी पैक पर पड़ेंगे, वन बेल्ट वन रोड पर पड़ेंगे, और चाइना की जो बालादस्ती है उसको चैलेंज किया जा सकेगा, और अमेरिका अपने लिए मज़ीद इत्तेहादी ढूंढ सकेगा। यही वजूहात हैं कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को नाकाम देखना चाहता है। अच्छा रुस्तम शाह साहब, जब अमेरिका और तालिबान के डायलॉग चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, तो तालिबान को ज़ाहिर इस चीज़ का तो अदराक था कि मुआशी चैलेंजेस उन्हें दरपेश हो सकते हैं। क्या ये चीज़ें मुआहदे में शामिल नहीं थी? नहीं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक उसकी बात मुआहदे में नहीं थी। उसमें तो यही था कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, और तालिबान इसकी गारंटी देंगे। उस पर तालिबान अभी भी कायम है। तालिबान अभी भी कहते हैं कि हम किसी को भी बशमूली तहरीक तालिबान की, पाकिस्तान की बशमूली TTP के, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी आउटफिट को, किसी मिलिटेंट आउटफिट को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बात अमेरिका को बता दी गई है। न यहाँ वो कहते हैं कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए कोई जगह होगी, न पैदाई महाज के लिए कोई जगह होगी, न दाइश के लिए जगह होगी। और अब देखें कि दाइश को मालूम है कि अब तालिबान जो है उनका पीछा करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, इसलिए तो वो डिस्परेशन में हमले कर रहे हैं, जगह जगह हमले कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही वक्त है उनके पास। जब तालिबान की हुकूमत मजबूत हो जाएगी तो फिर दाइश को अफगानिस्तान से निकलना होगा। नहीं, आप नहीं समझते कि जो ये मुआशी मामलात हैं ये मुआहदे का हिस्सा होने चाहिए थे, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी? अफगान तालिबान किस बात पर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, क्या इतना उन्होंने यकीन कर लिया अमेरिका पर
कि अमेरिका उनकी जो है ना वो इमदाद रोकेगा नहीं, उनको पैसे मिलते रहेंगे। ये इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या थी? नहीं, देखिए, वो वजह ये थी कि तालिबान ये समझ रहे थे कि जो बाइडेन ने जो ऐलान किया है कि फोर्सेस अफगानिस्तान से वो विड्रॉ करेंगे चाहे जो कुछ भी हो, तो उसके इतना एम्फेटिक अनाउंसमेंट के बाद उनको ये इल्म हो गया था कि अब तो एक नया चैप्टर खोलने वाला है और अमेरिका यहाँ से खुद जा रहा है। और अमेरिका ने खुद तस्लीम कर लिया कि उनका मजीद वहाँ रहना कोई अमेरिका के मफाद में नहीं है। तो फिर तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका जो है हमारे अपने जो फंड्स हैं उनको मुजम्मिद कर लेगा, उनको रोक लेगा। ये बात तो एक किस्म से बिल्कुल वो दे वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। वो तो हैरान हुए कि ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया। वो तो ये आज भी ये कह रहे हैं कि हमने जो मुआहदा किया था दोहा में उसकी हमने पासदारी की, लेकिन अमेरिका उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। अमेरिका उसकी पासदारी नहीं कर रहा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो जवाब दे कि क्यों नहीं कर रहा। अमेरिका आज तक कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन पेश नहीं कर सका कि फंड रोकने की वजूहात क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर अफगानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।